ले हैं राइट रिस्क बाय बिल ट्रेजरर बुक के बारे में। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे कोई बड़ा कदम उठाना होता है, कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है जिसमें रिस्क होता है। और ऐसे मौकों पर सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? इसका जवाब तभी साफ होता है जब हमें यह पता होता है कि हम कौन हैं और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। यही है फाइंड योर कोर पर्पस, यानी अपने असली मकसद को पहचानना। जब हमें अपने अंदर के वैल्यूज, बिलीव्स और प्रायोरिटीज का पता होता है तब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। फिर रिस्क लेने में डर नहीं लगता, बल्कि एक एक्साइटमेंट होती है, एक एनर्जी होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारी सोल से जुड़ा है। हम सिर्फ किसी और की देखा देखी या सोसाइटी के प्रेशर में आकर कुछ नहीं कर रहे, बल्कि वो चुन रहे हैं जो हमारे लिए मीनिंगफुल है। मान लो किसी को फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो ट्रैवल करने की फ्रीडम हो, अपने हिसाब से काम करने की फ्रीडम हो या बोलने की। अगर ऐसे इंसान को कोई ऐसा मौका मिलता है जिसमें उसे स्टेबल नौकरी छोड़कर अपना कुछ शुरू करना है, तो ये बाहर से रिस्की लगेगा। लेकिन अगर वो कोर वैल्यू यानी फ्रीडम से जुड़ा है तो वो रिस्क उसे डराएगा नहीं बल्कि मोटिवेट करेगा। अब सोचो, कोई ऐसा है जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू है क्रिएटिविटी। वो चाहता है कि उसका काम यूनिक हो, कुछ नया क्रिएट करे, कुछ ऐसा करे जो उसके अंदर की इमेजिनेशन को बाहर लाए। अब अगर उसे कॉर्पोरेट जॉब में सफोकेशन महसूस हो रही है और उसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसमें पैसे थोड़े कम हो लेकिन वो अपने आइडियाज को खुलकर एक्सप्लोर कर सकता है, तो वो रिस्क उसके लिए सच्चा लगेगा और उसे लेने में उसे मजा आएगा, डर नहीं। पर्पस क्लैरिटी लाता है। जब हमें यह पता होता है कि हम क्या वैल्यू करते हैं, तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। हम बार बार सोचते नहीं, हम कंपैरिजन में नहीं फंसते, हम खुद के साथ लॉयल रहते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। क्योंकि जब हम अपने वैल्यूज के अगेंस्ट जाकर कोई चीज चूज करते हैं तो भले ही वो सेफ हो, कुछ मिसिंग रहता है, सेटिस्फैक्शन नहीं आता। अब अगर तुम्हें भी अपने कोर पर्पस को पहचानना है तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज करो। सबसे पहले एक पेपर लो और उस पर अपने टॉप 5 वैल्यूज लिखो। ऐसे वैल्यूज जो तुम्हारे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे 1 फ्रीडम, 2 क्रिएटिविटी, 3 ऑनेस्टी, 4 ग्रोथ, 5 कंट्रीब्यूशन। अब मान लो तुम्हारे सामने कोई रिस्क लेने का मौका है। मान लो कोई नया जॉब ऑफर आया है या कोई बिजनेस आइडिया है। अब उस रिस्क को इन 5 वैल्यूज के साथ मैच करके देखो। क्या वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें ज्यादा फ्रीडम दे रही है? क्या उसमें क्रिएटिविटी है? क्या वो तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ में मदद करेगी? क्या उसमें तुम्हें दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो समझो वो रिस्क तुम्हारे पर्पस से अलाइन करता है और ऐसा रिस्क लेना वर्थ इट होता है। बहुत बार लोग रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। वो बस रिजल्ट देख रहे होते हैं, क्या होगा अगर फेल हो गया। लेकिन अगर आपको अपने पर्पस का पता है तो रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप फेलियर को भी लर्निंग मानते हो। एक और मजेदार बात है, जब आप अपने कोर वैल्यूज के हिसाब से रिस्क लेते हो तो यूनिवर्स भी जैसे आपकी मदद करता है। लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं, रास्ते खुद बनने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी आती है। अब एक कहानी सोचो। राहुल नाम का एक लड़का था, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की थी, बड़ी कंपनी में जॉब करता था, सब कुछ ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से खालीपन था। उसे हमेशा से कुछ क्रिएटिव करना था, कुछ ऐसा जो लोगों की जिंदगी बदल सके। लेकिन उसे डर था, अगर नौकरी छोड़ दी तो घर वाले क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। एक दिन उसने अपने 5 मूल्य लिखे, क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट, फ्रीडम, ऑथेंटिसिटी, ग्रोथ। और जब उसने अपनी वर्तमान नौकरी को इन मूल्यों के सामने रखा तो उसे लगा कि वो सिर्फ पैसे कमा रहा है लेकिन खुद को खो रहा है। फिर उसने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, जॉब छोड़ी और अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो लोगों को मोटिवेट करता था, उनकी लाइफ की स्टोरीज सुनाता था। शुरू में स्लो रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उसकी एनर्जी और क्लैरिटी ऐसी थी कि धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। आज वो फुलफिल्ड है क्योंकि उसने वो किया जो उसके कोर पर्पस से जुड़ा था। इस पूरी जर्नी में राहुल का सबसे बड़ा वेपन था क्लैरिटी। उसके अंदर का वो वॉइस जो बार बार कह रहा था, तू इससे ज्यादा कर सकता है। और उस वॉइस को समझना और मानना ही पर्पस को पहचानना है। जब हमें अपने वैल्यूज का पता होता है तो हम किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं आते,
ना कंपैरिजन करते हैं, ना जेलसी होती है, ना रिग्रेट। हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं और उस रास्ते पर चलकर चाहे कुछ भी हो जाए, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने अपने दिल की सुनी। तो अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई रिस्की अपॉर्चुनिटी आए, तो पहले ये सोचो, क्या ये मेरे कोर वैल्यूज से मैच करती है? क्या ये डिसीजन मेरी जिंदगी के उस मकसद के करीब ले जाएगा जिसके लिए मैं जी रहा हूं? अगर हाँ, तो रिस्क लो। डर लगेगा, लेकिन वो डर एक्साइटमेंट में बदल जाएगा। और अगर नहीं, तो फिर भले ही सब कहें कि ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है, तुम मना कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड तुम्हारा पर्पस है, न कि किसी और की राय। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जिंदगी में सबसे स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जो रिस्क से डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जिसे पता है कि कौन सा रिस्क उसके लिए सही है और कौन सा नहीं। और ये क्लैरिटी सिर्फ तब आती है जब तुम अपने कोर पर्पस को पहचानते हो। इसलिए आज थोड़ी देर चुप बैठो, खुद से कनेक्ट करो, पूछो मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी जवाब आए उसे लिखो। यही तुम्हारा कंपास होगा। और जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, यह कंपास तुम्हें सही डायरेक्शन देगा। यही तुम्हारा स्ट्रेंथ होगा, यही तुम्हारी स्टोरी होगी। क्या तुम तैयार हो अपनी स्टोरी लिखने के लिए? कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे बढ़ना बहुत डरावना लगता है। दिल जोर जोर से धड़कता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और दिमाग बस यही सोचता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? ऐसे समय में हम अक्सर सोचते हैं कि पहले हमें खुद को कॉन्फिडेंट फील करना होगा, पहले डर खत्म होगा, तभी हम कोई एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है। हिम्मत का असली मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। यही है करेज, और यही है इस बात का असली मतलब कि टैप इनटू योर करेज रिजर्वोयर। करेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक हमारे अंदर आ जाती है। ये कोई मैजिक नहीं है कि आज तक हम डरे हुए थे और अचानक एक दिन फियरलेस बन गए। करेज एक मसल की तरह होता है। जैसे जिम जाकर बार बार वर्कआउट करने से मसल्स स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही हर बार जब हम डर के बावजूद कोई एक्शन लेते हैं, हमारी करेज वाली मसल और स्ट्रांग हो जाती है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर एक रिजर्वोयर है, जैसे एक वाटर टैंक, लेकिन उसमें पानी की जगह हिम्मत जमा होती है। हर बार जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो तुम्हें डराता है, लेकिन तुम फिर भी करते हो, उस रिजर्वोयर में थोड़ी और करेज जमा हो जाती है। और जब जरूरत होती है, तुम वहीं से करेज निकालकर काम में लगाते हो। ऑथर ट्रेजरर ने भी यही सीखा अपनी लाइफ के एक बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस से। वो एक हाई डाइवर थे। सोचो, कई फीट ऊंचाई से पानी में कूदना, जहां एक छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। पहली बार जब उन्होंने डाइव किया, उनका पूरा शरीर डर से जकड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने रुकने की बजाय एक छोटी सी बात अपने दिमाग में दोहराई, मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट द फियर। उन्होंने कदम बढ़ाया और कूद गए। और यही एक एक्शन उनके अंदर की हिम्मत को धीरे धीरे मजबूत करता गया। ये स्टोरी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। हमें ब्रेव फील करने के लिए एक्शन की जरूरत है, और एक्शन लेने के लिए परफेक्ट कॉन्फिडेंस की नहीं। पहले कदम बढ़ाओ, हिम्मत खुद ब खुद पीछे आएगी। अब सोचो, जब तुमने पहली बार कोई ऐसा काम किया जो तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर था, जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना, स्टेज पर बोलना, या कोई नया काम शुरू करना, क्या तुम बिना डरे थे? नहीं ना? लेकिन फिर भी तुमने किया, और बाद में महसूस हुआ कि अरे, ये तो हो गया। और उस एक बार के एक्शन ने तुम्हारे अंदर थोड़ी और हिम्मत भर दी। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि करेज एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं। लेकिन असल में करेज प्रैक्टिस से आता है, बार बार छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आता है। मान लो तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अब अगर तुम सोचो कि जब मुझे कॉन्फिडेंट फील होगा तब मैं बोलूंगा, तो शायद वो दिन कभी ना आए। लेकिन अगर तुम एक छोटे से ग्रुप में बोलना शुरू करो, फिर धीरे धीरे बड़े ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे वो डर कम होता जाएगा और करेज बढ़ती जाएगी। एक और चीज जो समझनी बहुत जरूरी है, डर का होना नॉर्मल है। डर को टोटली हटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल में रखना, मैनेज करना और उसके बावजूद मूव करना, दैट्स करेज। डर को देखकर भागने में कुछ नहीं मिलता, लेकिन डर को देखकर भी कदम आगे बढ़ाने में सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ मिलती है जो किसी और चीज से नहीं मिलती। अब थोड़ा इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो कह रही है, तू कर सकता है, बस एक कदम बढ़ा।
और जब तुम वो पहला कदम बढ़ा लेते हो, वो आवाज थोड़ी और तेज हो जाती है। ये छोटी छोटी जीतें तुम्हारे अंदर एक बिलीफ बनाती हैं कि तुम अपने डर से बड़े हो। और जब ये बिलीफ पक्का हो जाता है, तब तुम्हें बहुत बड़ी चीजें भी छोटी लगने लगती हैं। अब एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़की थी, नेहा। बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन बहुत शाय भी। उसे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना पसंद था, लेकिन स्टेज पर बोलने का नाम सुनते ही उसके हाथ पांव फूल जाते थे। एक दिन उसकी टीचर ने उसे क्लास प्रेजेंटेशन के लिए नॉमिनेट कर दिया। पहले तो वो डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं आज पीछे हटी तो मैं हमेशा पीछे ही रहूंगी। उसने प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर किया, बहुत प्रैक्टिस की, और जब बोलने का समय आया तो डरते हुए भी स्टेज पर गई। पहले 2 मिनट वो नर्वस थी, लेकिन फिर धीरे धीरे कंट्रोल पा लिया और पूरा टॉपिक कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन किया। उस दिन के बाद उसने हर छोटे बड़े मौके पर बोलने की प्रैक्टिस की। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है। उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया, एक्शन पहले, करेज बाद में। हम सबके अंदर ऐसा करेज रिजर्वॉयर होता है, बस हमें उसे एक्टिवेट करना होता है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन सेफ लगता है, लेकिन ग्रोथ वहीं पॉसिबल है जहां थोड़ी सी डिस्कंफर्ट हो। करेज का एक और सीक्रेट ये है कि जब हम किसी बड़े डर का सामना कर लेते हैं, तो छोटे छोटे डर अपने आप कमजोर हो जाते हैं। मान लो तुमने कभी किसी को ओपन होकर अपने दिल की बात कह दी, रिजेक्शन का डर होते हुए भी, तो फिर ऑफिस में किसी से ऑनेस्ट फीडबैक देना या किसी स्ट्रेंजर से हेल्प मांगना तुम्हें आसान लगने लगता है। करेज का कनेक्शन सेल्फ ट्रस्ट से भी है। जब तुम बार बार डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तो तुम्हारा माइंड ये सीखता है कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगा। और यही ट्रस्ट तुम्हारी डिसीजंस को और पावरफुल बनाता है। और याद रखना, कोई भी बड़ा अचीवमेंट बिना करेज के पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो, या कोई भी इंसान जिसने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया है, उसने ये सब डर के साथ ही किया है। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उसने डर के बावजूद एक्शन लिया। अब एक छोटा सा चैलेंज, आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर कुछ छोटा सा काम करो। कोई ऐसा काम जिसे करने का सोचकर भी हल्का सा डर लगे, जैसे किसी पुराने दोस्त से कॉल पर बात करना, कोई नया आइडिया लिखना और शेयर करना, या फिर किसी अननोन से बात करना। बस एक कदम बढ़ाओ और देखो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे थोड़ा और बढ़ता है। करेज को प्रैक्टिस में लाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक हैबिट है। एक बार जब तुम्हें इसकी आदत लग जाती है, तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम खुद को हर दिन थोड़ा और फियरलेस बनाते हो। तो अब जब भी डर लगे, ये मत सोचो कि पहले मैं कॉन्फिडेंट फील करूं फिर आगे बढ़ूंगा। बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये डर के साथ भी कर सकता हूं? और जवाब अगर हां है, तो कदम बढ़ा दो। यही तुम्हारा करेज रिजर्वॉयर है, यही तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है। और सबसे अच्छी बात, हर बार जब तुम ये करते हो, तुम्हारी स्टोरी थोड़ी और इंस्पायरिंग बन जाती है। और एक दिन कोई और तुमसे सीखेगा कि करेज इजंट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स मूविंग फॉरवर्ड विद इट। हम सब ने कभी ना कभी डर को महसूस किया है। डर का वो एहसास जो दिल की धड़कन बढ़ा देता है, सांसें तेज कर देता है और हमें किसी भी एक्शन से रोक देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि डर सिर्फ एक सिग्नल है? डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक मैसेंजर है। डर हमें कुछ बताने आता है। ये हमें खतरे से बचाने की कोशिश करता है, या कभी कभी बस हमें कंफर्ट जोन के बाहर ले जाने से रोकता है। डर को फेस करने का मतलब यही है कि हम उसे अवॉइड करने की बजाय उसे समझें, उससे बात करें और ये पूछें, तू आया क्यों है? ट्रेजरर का कहना है कि डर को अपना एनिमी मानना छोड़ दो, उसे अपना दोस्त बना लो। जब भी डर आए तो भागने की जगह रुको और उससे सवाल करो, तू किस चीज से मुझे बचा रहा है? क्या कोई रियल डेंजर है या सिर्फ डिस्कंफर्ट? बहुत बार हमें जो डर लग रहा होता है, वो किसी फिजिकल खतरे की वजह से नहीं, बल्कि इमेजिन्ड आउटकम की वजह से होता है। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट। अगर मैंने अपनी बात रखी और किसी को बुरा लग गया तो? या अगर मैं ट्राई करूं और रिजल्ट अच्छा ना निकले तो? ये सारे डर मोस्टली हमारे माइंड की बनाई हुई स्टोरीज हैं, जो फ्यूचर के नेगेटिव इमेजिनेशन पर बेस्ड होती हैं। अब जरा ध्यान से सोचो। मान लो तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से बात करनी है, लेकिन तुम डर रहे हो। तुम्हारा मन कह रहा है कि क्या पता वो मना कर दे, क्या पता वो नाराज हो जाए, क्या पता मैं रिजेक्ट हो जाऊं। लेकिन रियल में हुआ क्या है? कुछ भी नहीं।
सिर्फ एक थॉट आया और उस थॉट ने डर का रूप ले लिया। यानी डर रियल थ्रेट से नहीं आया, इमेजिनेशन से आया। इसीलिए डर को फेस करने का सबसे पावरफुल तरीका है उसे नाम देना। जिस चीज का नाम होता है वो वेग नहीं रहती। जब हम अपने डर को क्लियरली बोलकर पहचान लेते हैं, मुझे रिजेक्शन का डर है, मुझे अकेलेपन का डर है, मुझे फेलियर का डर है, तो वो डर थोड़ा कमजोर हो जाता है। डर नाम के बिना एक शैडो की तरह होता है, बड़ा डरा देने वाला। लेकिन जैसे ही तुम उस पर लाइट डालते हो और उसका नाम लेते हो, वो शैडो छोटी हो जाती है। एक टूल है जिसे ट्रेजरर ने फियर ऑडिट कहा है। इसका मतलब है अपने डर का ऑडिट करना। जैसे हम पैसों का ऑडिट करते हैं, वैसे ही अपने डर का भी। जब भी डर लगे तो खुद से ये कुछ सवाल पूछो। 8, ये डर किस चीज से है? दूसरा, क्या ये डर किसी रियल खतरे की वजह से है या सिर्फ इमेजिनेशन की वजह से? 3, अगर वर्स्ट केस सिनारियो सच हो भी गया तो क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं? 4, क्या इस डर से बचने के चक्कर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट खो रहा हूं? अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का है अमित। वो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे बार बार डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं अच्छा बोल पाऊंगा, अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो। अब अगर वो अपने डर को अवॉइड करेगा तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वो फियर ऑडिट करता है तो वो खुद से पूछेगा, डर किस बात का है? लोग क्या सोचेंगे? क्या ये रियल डेंजर है? नहीं, ये सिर्फ डिस्कंफर्ट है। अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो कुछ लोग ऐसा करेंगे, लेकिन बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा? हाँ। और जब उसे समझ में आ जाएगा कि उसका डर रियल नहीं है बल्कि इमेजिन्ड है, तो उसका पावर अपने आप कम हो जाएगा। फिर वो अपने वीडियो बनाना शुरू कर सकता है। हमारा दिमाग हमेशा सेफ्टी चाहता है, इसलिए जब भी कोई नई चीज ट्राई करने की बात आती है तो वो सबसे पहले डर भेजता है ताकि हम सेफ रहें। लेकिन जिंदगी सिर्फ सेफ्टी में नहीं चलती। ग्रोथ, सक्सेस और फुलफिलमेंट डिस्कंफर्ट के उस पार होती है, और डर फेस करने से ही वो रास्ता खुलता है। अब सोचो, अगर तुमने हर बार डर को फेस करने का प्रैक्टिस शुरू कर दिया तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब डर तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करेगा। तुम डर को एक्नॉलेज करोगे, लेकिन उसके बावजूद एक्शन लोगे, और यही करेज है। डर को फेस करने से ही अंदर की स्ट्रेंथ बाहर आती है। एक और बात ध्यान देने वाली है, जब हम डर से भागते हैं तो वो और बड़ा होता जाता है, लेकिन जब हम उसकी ओर बढ़ते हैं, उसे सवाल करते हैं, तो वो श्रिंक होने लगता है। डर से भागना टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लंबे समय में रिग्रेट लाता है। और डर को फेस करना टेम्पररी डिस्कंफर्ट देता है, लेकिन लंबे समय में इनर फ्रीडम देता है। डर को फेस करने का एक तरीका और है विजुअलाइजेशन। जब भी कोई चीज डरावनी लगती है तो इमेजिन करो कि तुमने वो काम कर लिया है और सब ठीक हो गया। उस फीलिंग को महसूस करो। इससे तुम्हारा ब्रेन उस चीज को पॉसिबल मानने लगता है और डर थोड़ा कम हो जाता है। अब एक स्टोरी से बात को और क्लियर करते हैं। एक लड़की थी रिया। उसे सिंगिंग बहुत पसंद थी, लेकिन उसे स्टेज पर गाने से बहुत डर लगता था। एक दिन उसकी फ्रेंड ने उससे कहा, तू डर से क्यों भाग रही है? चल अपने डर से बात कर, उससे पूछ कि तू क्यों आया है। रिया ने पेपर पर लिखा, मुझे स्टेज पर गाने से डर लगता है क्योंकि मुझे रिजेक्शन का डर है। फिर उसने सोचा, अगर लोग रिजेक्ट भी कर दें तो क्या होगा? क्या मैं उससे उबर नहीं पाऊंगी? जवाब था, हाँ उबर जाऊंगी। उस दिन उसने स्टेज पर गाना गाया, हल्का सा कांपते हुए, लेकिन पूरे दिल से। और उसे इतने लोगों का प्यार मिला कि उसका डर जैसे पिघल गया। इसलिए जब भी डर आए, भागो मत, रुको, सांस लो, उससे बात करो, पूछो तू आया क्यों है, और फिर खुद से कहो, मैं जानता हूं कि तू है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। कभी कभी डर तुम्हारा गाइड भी होता है। वो बताता है कि तुम कहां ग्रो कर सकते हो। जो चीज जितनी डरावनी लगती है, शायद उसी में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी लर्निंग छुपी है। डर का सामना करना तुम्हारे अंदर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस लाता है, और जब क्लैरिटी आती है तो एक्शन आसान हो जाता है। याद रखो, डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम रुक जाओ। उसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हें रुक कर सोचना है, समझना है, और फिर सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाना है। अगली बार जब डर आए तो उसे मत भगाओ, उसे चाय पर बुलाओ, उससे बात करो, और फिर मुस्कुराकर कहो, चल अब तेरे साथ ही आगे बढ़ते हैं। यही होता है फियर को फेस करना।
यही होता है असली ब्रेवरी, और यही होता है इनर फ्रीडम की शुरुआत। कई बार जब हम कोई बड़ा कदम उठाने का सोचते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना, जॉब छोड़कर पैशन को फॉलो करना या किसी नई जगह शिफ्ट होना, तो सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो है प्रिपरेशन। बिना तैयारी के कोई भी रिस्क बेवकूफी बन सकता है, लेकिन सही तरीके से की गई तैयारी उस रिस्क को एक कैलकुलेटेड और स्ट्रेटेजिक मूव में बदल देती है। सोचो, अगर कोई इंसान अचानक एक दिन उठे और कहे मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं, और उसने ना तो स्किल्स सीखी हो, ना मार्केट को समझा हो, ना पैसे जुटाए हो, ना कोई प्लान बनाया हो, तो क्या होगा? चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो फेल हो जाएगा, और फिर वो कहेगा रिस्क लिया था लेकिन काम नहीं किया। लेकिन असल में प्रॉब्लम रिस्क लेने में नहीं थी, प्रॉब्लम थी प्रिपरेशन की कमी में। प्रिपरेशन एक तरह की इनविजिबल पावर होती है, ये दिखती नहीं, लेकिन जब तुम्हें किसी डिसीजन के लिए जंप करना होता है तो यही तैयारी तुम्हें पकड़ लेती है और गिरने नहीं देती। ट्रेजरर कहता है, प्रिपरेशन इज द सॉइल फ्रॉम विच राइट रिस्क स्प्राउट्स। यानी प्रिपरेशन वो जमीन है जिसमें सही रिस्क का बीज उगता है। बिना अच्छी जमीन के कोई बीज पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही बिना प्रिपरेशन के कोई भी बोल्ड मूव सक्सेस नहीं बन सकता। मान लो तुम्हारा सपना है अपना कैफे खोलना, तुम एक्साइटेड हो, पैशनेट हो, तुम्हें खाना बनाना पसंद है, लेकिन एक्साइटमेंट से कैफे नहीं चलता। अगर तुम सोचो कि बस एंथुजियाज्म से ही सब कुछ पॉसिबल है, तो ये एक इल्यूजन है। तुम्हें पहले सीखना होगा कि कैफे चलाने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, फाइनेंसेस मैनेज करना, सप्लायर से डील करना, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, स्टाफ मैनेजमेंट। फिर तुम्हें मार्केट का रिसर्च करना होगा कि कहाँ कैफे ओपन करना बेस्ट रहेगा, किस तरह का मेन्यू लोग पसंद करेंगे, कंपटीशन क्या है। उसके बाद बिजनेस प्लान बनाना होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जुटाने होंगे, लीगल लाइसेंसेस लेने होंगे, और सबसे जरूरी तुम्हें मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहना होगा कि कुछ भी इंस्टेंटली परफेक्ट नहीं होगा, सेटबैक्स आएंगे। प्रिपरेशन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, स्किल्स, पैसा, प्लान, बल्कि मेंटल भी होती है। अपने आप को मेंटली रिहर्स करना कि अगर कुछ गलत हुआ तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। अगर कैफे के पहले 2 महीने में कस्टमर्स ना आए तो तुम कैसे खुद को संभालोगे। अगर एक स्टाफ मेंबर अचानक छोड़ दे तो क्या तुम बिना पैनिक किए काम चला पाओगे। ये सारी चीजें तभी आती हैं जब तुम पहले से मेंटली प्रैक्टिस कर चुके हो। इस बात को एक एग्जाम्पल से और बेटर समझते हैं। एक लड़की थी नेहा। उसका सपना था कि वो अपना बेकरी शुरू करे, लेकिन उसने कभी रश में डिसीजन नहीं लिया। उसने पहले इवनिंग्स में अपने फुल टाइम जॉब के बाद बेकरी के लिए बिजनेस प्लान बनाना शुरू किया। वीकेंड्स में वो एक लोकल बेकर के पास जाकर काम सीखने लगी। उसने अपनी सैलरी में से धीरे धीरे कैपिटल सेव करना शुरू किया। उसने फ्रेंड्स और नेबर्स के लिए केक बनाकर फ्री में देना शुरू किया, ताकि टेस्ट हो और वर्ड ऑफ माउथ से कस्टमर बेस बन सके। 2 साल तक ये सब साइलेंटली करने के बाद जब उसे लगा कि अब वो फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली और मेंटली रेडी है, तब जाकर उसने अपनी जॉब छोड़ी और बेकरी लॉन्च की। ये था रियल प्रिपरेशन, और इसी वजह से नेहा का रिस्क एक सक्सेस स्टोरी बना। प्रिपरेशन में एक और चीज बहुत काम की होती है, कॉन्टिंजेंसी प्लान्स। इसका मतलब है प्लान बी, प्लान सी। मतलब अगर तुम्हारा मेन प्लान किसी वजह से फेल हो गया तो तुम्हारे पास बैकअप क्या है। जैसे अगर नेहा की बेकरी शुरुआत में नुकसान करती तो क्या उसके पास कुछ महीनों का इमरजेंसी फंड था? क्या उसके पास ऐसा प्लान था कि वो फिर से पार्ट टाइम जॉब करके लॉस रिकवर कर सके? राइट रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा, बल्कि इसका मतलब है कि जब भी कुछ अनप्लान्ड हो तो भी तुम प्रिपेयर्ड हो उसे संभालने के लिए। प्रिपरेशन एक तरह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुमने पूरी मेहनत से तैयारी की है तो तुम किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन में भी स्टेबल फील करते हो। वो नर्वसनेस, वो सेल्फ डाउट कम हो जाता है, और यही इनर कॉन्फिडेंस तुम्हें दूसरों से अलग करता है। प्रिपरेशन में एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है लर्निंग फ्रॉम अदर्स। जिन लोगों ने पहले वही काम किया है जो तुम करना चाहते हो, उनसे सीखना बहुत जरूरी है। उनकी मिस्टेक्स से सीखो, उनकी स्ट्रैटेजीज को समझो। इससे तुम्हें ऐसा एडवांटेज मिलेगा जो सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं मिलता। रियल वर्ल्ड मेंटरशिप तुम्हारे प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अब ये मत सोचो कि प्रिपरेशन का मतलब है परफेक्शन। कई लोग प्रिपरेशन के चक्कर में एक्शन ही नहीं लेते। हर चीज परफेक्ट होने का वेट करते रहते हैं। जब और पैसे हो जाएंगे तब, जब और सीख लूंगा तब, जब थोड़ा और टाइम मिलेगा तब, और
वो वक्त कभी आता ही नहीं। प्रिपरेशन का मतलब बस इतना है कि तुम अपने रिस्क को इतना समझो कि तुम उसके लिए रेडी फील करो। तुम्हें 100% रेडी होना जरूरी नहीं, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि तुम 60 से 70% कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप ले सको और बाकी रास्ते में सीख सको। प्रिपरेशन का एक हिस्सा यह भी है कि तुम अपने गोल्स और वैल्यूज को लेकर क्लियर हो। अगर तुम कोई रिस्क सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ले रहे हो या सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लेकिन तुम्हारा दिल उसमें नहीं है, तो प्रिपरेशन तुम्हें बचा नहीं पाएगी। लेकिन अगर वो काम तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे पर्पस से जुड़ा है और तुमने उसके लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन की है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। इसलिए जब भी तुम कोई बड़ा कदम उठाने का सोचो, एक्साइटमेंट में बह मत जाना। पहले ठंडे दिमाग से सोचो, प्लान बनाओ, स्किल्स बिल्ड करो, सपोर्ट सिस्टम तैयार करो और फिर जब टाइम आए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिस्क लो। प्रिपरेशन से रिस्क एक एडवेंचर बनता है, डर नहीं। इस प्रोसेस में सबसे सुंदर बात यह होती है कि प्रिपरेशन इटसेल्फ एक जर्नी है। जब तुम किसी गोल के लिए खुद को तैयार करते हो तो तुम खुद को भी बेहतर बनाते हो। तुम और डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ बढ़ता है और तुम हर दिन थोड़ा स्ट्रांग फील करते हो। ये प्रिपरेशन का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि चाहे वो गोल पूरा हो या नहीं, तुम एक बेटर इंसान बन जाते हो। तो अगली बार जब तुम कोई बोल्ड स्टेप लेने की सोचो तो खुद से पूछो, क्या मेरी तैयारी पूरी है? अगर हां तो बढ़ो, और अगर नहीं तो घबराओ मत। बस तैयारी शुरू कर दो, धीरे धीरे सही, लेकिन कंसिस्टेंटली, क्योंकि सही प्रिपरेशन ही वो फाउंडेशन है जिस पर तुम्हारा ड्रीम टिका रहेगा। और जब वो मजबूत हो तो कोई भी रिस्क तुम्हें गिरा नहीं सकता, वो तुम्हें सिर्फ उड़ना सिखाएगा। जब इंसान कोई बड़ा कदम उठाने की सोचता है, कोई ऐसा रिस्क जो उसकी कंफर्ट जोन से बाहर होता है, तो सबसे पहली फीलिंग जो आती है वो होती है डर और अकेलापन। ऐसा लगता है कि ये रास्ता सिर्फ मैं ही चल रहा हूं और अगर कुछ गलत हुआ तो सब कुछ मेरा ही नुकसान होगा। यही सोच अक्सर हमें पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर तुम इस जर्नी में अकेले ना रहो, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसे लोग हों जो तुम्हें सपोर्ट करें, तुम्हें चैलेंज करें और तुम्हारे अंदर बिलीव करें, तो ये रिस्क एक एक्साइटिंग एडवेंचर में बदल सकता है। यही कॉन्सेप्ट है रिक्रूट रिस्क एलाइज। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम अकेले डिसीजंस लेने में अक्सर डरते हैं। हम सोशल बीइंग्स हैं, हमें साथ चाहिए, शोल्डर चाहिए और सबसे ज्यादा किसी ऐसे की जरूरत होती है जो उस वक्त हमें हमारी ताकत याद दिला दे जब हम खुद को कमजोर समझने लगे। कई बार हम अपने सपनों में डाउट करने लगते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा हो जो रिमाइंड कराए कि तू ये कर सकता है, तो उस एनर्जी से हम फिर से उठ खड़े होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारा सपना है कि तुम अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो। तुमने आइडिया सोच लिया, कुछ कंटेंट भी प्लान कर लिया, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग का वक्त आता है तुम नर्वस हो जाते हो। तुम्हें लगता है लोग क्या कहेंगे, क्या कोई देखेगा भी, क्या तुम इंटरेस्टिंग लगोगे या नहीं। ऐसे में अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त हो जो खुद भी क्रिएटर है या कोई मेंटर हो जो पहले ये कर चुका है और वो तुमसे कहे बस पहला स्टेप ले, तू परफेक्ट बनने के बाद नहीं, कोशिश के साथ शुरू कर, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। रिस्क एलाइज सिर्फ दोस्त या परिवार नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो तुम्हें सही सवाल पूछते हैं, जो तुम्हारी ग्रोथ में इंटरेस्टेड होते हैं, जो सिर्फ तुम्हारी तारीफ नहीं करते बल्कि तुम्हें इंप्रूवमेंट के लिए चैलेंज भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को बहुत सेफ मान लेते हैं, लेकिन एक सही एलाई हमें पूछता है, क्या तू बस सेफ खेल रहा है या सच में ग्रो करना चाहता है? ऐसे सवाल हमारे नजरिए को शिफ्ट कर देते हैं। ट्रेजरर बताता है कि जब हम किसी बोल्ड स्टेप को अकेले लेते हैं तो हमारी फेलियर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जब मुश्किल आती है तो कोई हमें पकड़ने वाला नहीं होता। लेकिन अगर हमने अपने साथ कुछ ऐसे लोग जोड़े हों जो हमारे एलाइज बने, तो वो ना सिर्फ हमें मोटिवेट करते हैं बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देते हैं। एक कोच तुम्हें स्ट्रैटेजीज सिखा सकता है, एक मेंटर तुम्हें अपनी गलती से बचा सकता है और एक पीयर तुम्हारा चीयर लीडर बन सकता है। इस जर्नी में एलाइज की सबसे बड़ी पावर होती है रिमाइंडर ऑफ योर वाई। यानी जब तुम्हें डाउट होता है, जब तुम सोचते हो कि शायद ये रिस्क लेने लायक नहीं था, तो यही लोग तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुमने ये शुरुआत क्यों की थी। वो तुम्हारे उस पर्पस को दोबारा जगाते हैं जिसे शायद तुमने डर के नीचे दबा दिया था। अब सवाल आता है, ये रिस्क एलाइज बनाए कैसे? सबसे पहले तुम्हें ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। कई लोग सिर्फ इसलिए एलाइज नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ खुद ही करना चाहिए। लेकिन रियल स्ट्रेंथ तब आती है जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि हर किसी को हेल्प की जरूरत होती है। फिर तुम उन लोगों को ऑब्जर्व करो
जो ऑलरेडी उस रास्ते पर चल चुके हैं जिस पर तुम जाना चाहते हो। उनसे कनेक्ट करो, सवाल पूछो, सीखो। सोशल मीडिया आज एक पावरफुल टूल है मेंटोर्स और कोचेस तक पहुंचने के लिए। पीयर ग्रुप भी उतना ही जरूरी है। वो लोग जिनका स्ट्रगल तुम्हारे जैसा ही है, वो तुम्हारी फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। उनसे डिस्कशन करना, उनके साथ प्रोग्रेस शेयर करना, फेलियर्स और विंस सेलिब्रेट करना, ये सब तुम्हारे कॉन्फिडेंस को स्टेडी रखता है। कई बार कोई छोटा एनकरेजमेंट, जैसे आज तेरा काम देखा, मजा आया, तुम्हें पूरी हिम्मत दे सकता है एक और दिन कोशिश करने की। रिस्क एलाइज सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं होते, वो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी भी बन जाते हैं। जब तुम किसी को कहते हो कि मैं ये करने वाला हूं, तो उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उसके सामने निभानी पड़ती है। वो तुमसे पूछेगा तो हुआ क्या, और ये सिंपल क्वेश्चन तुम्हें अपने कमिटमेंट से जुड़ा रखता है। यही चीज एग्जीक्यूशन में फर्क लाती है। एक और खूबसूरत बात एलाइज की ये होती है कि वो तुम्हारे फेलियर को भी सेलिब्रेट करते हैं, नॉट बिकॉज दे एंजॉय इट बट बिकॉज दे सी योर करेज। जब तुम कोई स्टेप लेते हो और वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो एक अच्छा एलाई कहेगा, कमाल किया, कम से कम तूने ट्राई किया, अब देखते हैं अगली बार क्या बेहतर हो सकता है। ऐसे वर्ड्स तुम्हें फिर से ट्राई करने की हिम्मत देते हैं। कभी कभी सबसे पावरफुल एलाई कोई ऐसा इंसान होता है जिसे तुम बेयरली जानते हो, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम, उसका एक्सपीरियंस तुम्हें इंस्पायर करता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को कॉन्शियसली चुनो जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हो। टॉक्सिक लोगों से दूर रहो जो हर वक्त तुम्हें डराएंगे, तुम्हारे ड्रीम्स को अनरियलिस्टिक कहेंगे। तुम्हारे ड्रीम्स को समझने वाले और उन्हें नर्चर करने वाले लोग ही तुम्हारे ट्रू रिस्क एलाइज हैं। अब बात आती है कि अगर अभी तुम्हारे पास कोई एलाई नहीं है तो क्या करोगे। सबसे पहला स्टेप है अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना। जब तुम ऑनेस्टली किसी से कहते हो कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, थोड़ा डर भी लग रहा है, तो कई बार लोग सरप्राइज कर देते हैं और कह देते हैं मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अगर तुम खुद को सुपर कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करोगे तो लोग सोचेंगे कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। इसलिए कनेक्ट करो, ओपन रहो और अपने मिशन को ऑनेस्टली शेयर करो। लोग नेचुरली उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो पैशनेट हों और ऑथेंटिक हों। और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, तो तुम्हारा पाथ थोड़ा आसान हो जाएगा और तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी। याद रखो, सक्सेस अकेले पॉसिबल है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। अगर तुम एक लॉन्ग जर्नी पर हो, अगर तुम्हें सच में अपने सपनों तक पहुंचना है, तो तुम्हें वो लोग चाहिए जो तुम्हारे साथ चलें, कभी पीछे से धक्का देने के लिए, कभी कंधा देने के लिए, और कभी बस इसलिए कि जब तुम थको तो कोई कह सके मैं हूं, तू चल। तो जब अगली बार तुम कोई बोल्ड डिसीजन लो, कोई नया कदम बढ़ाओ, तो खुद से पूछो, क्या मेरे पास कोई रिस्क एलाई है? अगर नहीं, तो आज से उन्हें ढूंढना शुरू करो। क्योंकि अकेले चलना बहादुरी हो सकती है, लेकिन साथ चलना समझदारी होती है। और कई बार यही समझदारी तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां तुम अकेले शायद कभी नहीं पहुंच पाते। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक